The second thing is the response still leans heavily on evacuation camps and compensation. किसका रिस्पॉन्स? अल खिदमत फाउंडेशन का रिस्पॉन्स? मतलब क्या? अगर लिखते कि अल खिदमत फाउंडेशन या फिर कोई भी जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनका रिस्पॉन्स इसी चीज़ पे था कि वैक्यूएशन हो, कैंप्स लगे तो कंपनसेशन, फिर तो ये चलो जी प्लस पॉइंट था। हालांकि उन इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी नहीं थी, उन इदारों की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया। लेकिन अगर लिख देते गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स तो फिर गवर्नमेंट मारी जाती। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स लिखते तो पता चलता जी बस यही, वो तो अलखिदमत भी कर रही है, वो तो और भी इतने ज्यादा ट्रस्ट हैं जो खुद भी कर रहे हैं। व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू विद द $9 बिलियन, गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो यहाँ पर इस चीज को कैसे छुपाया? द रिस्पॉन्स। अब जी आप खुद ही देखो, व्हाट रिस्पॉन्स एंड हु रिस्पॉन्स, बाय हुम रिस्पॉन्स, किसका रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स और किसने किया रिस्पॉन्स, ये हिडन है। इस मतलब राइटर इज नॉट गोइंग टू एक्सपोज इट, बट वी ऑल नो दैट ये किसका रिस्पॉन्स है। तो इस पूरे पैराग्राफ में मोस्टली पैसिवाइज को यूज किया है और उस पैसिवाइज में बहुत ज्यादा चीजें ओमिट हुई हैं और उन ओमिशन का जो हिडन इंफॉर्मेशन है, उस हिडन इंफॉर्मेशन को आपको खुद ही गैस करना है। इंफॉर्मेशन को हाइड करने के दो पर्पज होते हैं। एक ये कि रीडर खुद इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचे, दूसरा ये कि रीडर को परसुएट करें कि वो इसकी तलाश में निकले, और जब वो इस तलाश में निकलते हैं ना तो उनको और भी बहुत ज्यादा चीजों का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तलाश में निकलें कि डोनर्स ने वादा किया है $9 बिलियन का, अब आप इस तलाश में नेट पर निकलें कि क्या $9 बिलियन रिसीव हुए, $4 बिलियन की पहली किस्त रिसीव हुई, क्या $5 बिलियन की जो बाद वाली किस्त थी वो रिसीव हुई या नहीं हुई। तो ये वादा था या फिर वादे पर अमल भी हुआ। सो दिस इंफॉर्मेशन is hidden. Why? Because you are going to explore that. Now, the Punjab setup of hundreds of relief and medical sites demonstrate mobilization capacity. पंजाब का जो सेटअप है, hundreds of, जो सौों की तादाद में है, वो किस तरह का सेटअप है? रिलीफ मतलब वक्ती तौर पर जो उनको रिलीफ मिलता है, सैलाब से जान छूटती है, और मेडिकल साइट और उनकी जो सेहत के लिए छोटे छोटे कैंप्स बनाए जाते हैं। ये क्या चीज़ वाजिया करता है कि मोबिलाइजेशन कैपेसिटी है पंजाब में। येट फिर भी देयर इज स्टिल नो पब्लिश्ड नेशन वाइड रिहेबिलिटेशन ब्लूप्रिंट फॉर दिस ईयर कंपेरेबल टू 4RF, राइट। आसान लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2022 में जब 4RF का फ्रेमवर्क हमारे सामने आया, उसके मुकाबले में अभी तक पंजाब में वो भी नहीं आया। चलो 2022 में फ्रेमवर्क आया लेकिन अमल नहीं हुआ, लेकिन 2025 में तो वो फ्रेमवर्क भी अभी सामने नहीं आया, ठीक है। येट देयर इज स्टिल नो पब्लिश्ड नेशन वाइड रिहेबिलिटेशन ब्लूप्रिंट, अभी तक कोई भी पब्लिश्ड कौमी तौर पर मतलब पूरे मुल्क में नेशन वाइड बहाली का कोई भी ब्लूप्रिंट या फिर कोई हिंट, कोई प्रोग्रेस, कोई मैप, रोड मैप, ब्लूप्रिंट कहते हैं एक रोड मैप देना, किसी को रास्ता दिखाना, ठीक है, वो ऐसा कुछ भी नहीं आया फॉर दिस ईयर, इस साल में, कंपेरेबल टू 4RF, कि अगर हम 4RF से इसको कंपेयर करें, राइट। सो नो क्लियर कैलेंडर फॉर रेजिलियंट हाउसिंग ग्रांट्स, नो ट्रांसपेरेंट कंट्री-वाइड रजिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड हाउसहोल्ड्स, नो पब्लिक डैशबोर्ड ट्रैकिंग डिलीवरी बाय डिस्ट्रिक्ट। ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं नहीं मिली। यानी कि एक होता है ना, उन्होंने पहले हमें बताया कि पंजाब के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है रिलीफ और मेडिकल साइट्स की, बस यानी कि वक्ती तौर पर वो इनको ट्रांसफ़र कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन परमानेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। ये चीज़ नहीं बताई गई कि उनके जो पुख्ते मकानात हैं वो कब दिए जाएंगे, उसका कैलेंडर, नो क्लियर कैलेंडर, वो कब दिए जाएंगे, नो ट्रांसपेरेंट, मतलब वाजिया तौर पे कोई चीज़ हमारे सामने नहीं की गई। कंट्री वाइड रजिस्ट्री, ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री मतलब लोगों के नाम कोई चीज़ नहीं की गई जो कि पता चले अगर क्लाइमेट की वजह से कोई नुकसान हो, ये क्लाइमेट की वजह से ही फ्लड आया ना, तो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मौसम की वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो उस सूरत में पूरे मुल्क में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जाए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, 100 लोगों का नुकसान हुआ है, तो एक कम्युनिटी ऐसी बनाई जाए, एक सोसाइटी ऐसी बनाई जाए जहाँ पे नाम हो क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड हाउसिंग स्कीम, ठीक है। तो जिन 100 लोगों का नुकसान हुआ है वो इस जगह पर रहें ताकि पता हो ये वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर होकर उनको यहाँ पर मकान मिले विद रजिस्ट्री, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ वाज़िया तौर पर अभी नहीं दी गई। नो पब्लिक डैशबोर्ड ट्रैकिंग डिलीवरी बाय डिस्ट्रिक्ट, डैशबोर्ड ट्रैकिंग ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे वो वेबसाइट बन जाती है तो उस पर लोग आते हैं और रजिस्टर करवाते हैं कि भाई हमारा नुकसान हुआ है, ये आईडी कार्ड है, और वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो ऐसा कोई भी डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया पब्लिक के लिए कि वो वहाँ पर अपना इंदराज करा सके, रजिस्टर करवा सके कि हमारा नुकसान हुआ है, हमें भी मिलना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे राशन के लिए लोग करते हैं। अब राइटर ने हमें जाते जाते यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि पंजाब ने जो सेटअप किया है ना मेडिकल साइट का और रिलीफ का, ये विजिबल है, इसीलिए ये सेटअप हुआ है। विजिबल यानी कि तस्वीरों में ये नजर आता है, टेंट्स मिल रहे हैं, अच्छा जी कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्री ये चीजें तो नहीं ना नजर आती, ये तो नहीं पता चलती। अगर फेम करने को करें तो कर भी सकते हैं, बट दिस इज इनविजिबल, तो ये चीजें अभी तक हुई भी नहीं है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज व्हाट मस्ट बी डन इज नॉट अ रॉकेट साइंस। राइटर कह रहा है कि क्या करना चाहिए अब इस सूरत हाल में, मुल्क को क्या करना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दिस इज सो सिंपल कि जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरा करें। द स्टेट मस्ट ट्रीट डिस्प्लेसमेंट एज अ पॉलिसी प्रायोरिटी। स्टेट को, ओके, स्टेट को क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो अमल है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हर पॉलिसी में प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। यानी अफजल तरीन ये पॉलिसी हो कि डिस्प्लेसमेंट वाला जब मामला होगा तो सबसे पहले इन लोगों को तरजीह दी जाएगी। नोट एन आफ्टर इवेंट इम्प्रोवाइजेशन, ना के आफ्टर इवेंट इम्प्रोवाइजेशंस को, ओके, आफ्टर इवेंट। सो दिस इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है, टेंट दे दो जी, कैंप लगा दो, 3,000 बंदे को स्कूल में जगह दे दो, आपके पास रहने की जगह नहीं है, ठीक है। ये इम्प्रोवाइजेशन है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं जुगाड़ लगाना। स्टेट ने जुगाड़ लगाया है कि अब सैलाब आ गया, अच्छा जी हमारे पास तो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल इतने बने हैं, ये जुगाड़ लग गया जी, इनको वहां पे रख लो। इवेंट के हादसे के फौरी बाद जो भी तजवीज़ होती है, जो भी बंदोबस्त किया जाता है, उसको आफ्टर इवेंट इम्प्रोवाइजेशन कहा गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्टेट को जो करना चाहिए वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट की पॉलिसी को उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि उसको कैसे ट्रीट करना है, ना कि प्रायोरिटी ये हो कि आफ्टर इवेंट उनका बंदोबस्त क्या करना है। सी आफ्टर इवेंट वाला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन राइटर इज सेइंग कि अगर हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन होगा ना, हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमें इस टेम्परेरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट का, आई एम सो सॉरी मैंने गवर्नमेंट कहा क्योंकि यहाँ पे राइटर ने स्टेट का है, आई एम नो वन टू ब्लेम द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम क्यों करूँ, राइटर क्यों करे ब्लेम गवर्नमेंट को, वो तो स्टेट कहेगा, रियासत कहेगा। स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल होता है इम्प्लाइंग ऑन ऑल गवर्नमेंट्स, सब गवर्नमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। स्टेट, रियासत ने, जबकि ये काम रियासत का नहीं है, जिसने फंड्स को, जिसने डोनेशंस को रिसीव किया है उनका ही ये काम है कि वो उसको इस्तेमाल करे। तो 2022 में किसने डोनेशन को रिसीव किया था, और उसी ने ही आफ्टर इवेंट के जो भी नुकसान थे उनको पूरा करना था। तो गवर्नमेंट शुड डू दैट, बट वी हैव टू राइट हियर द स्टेट, ये स्टेट को ये करना था, ओके। राइटर ओवरऑल कह रहा है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पास्ट की गवर्नमेंट आए, प्रेजेंट की आए या फ्यूचर की आए, कि वो डिस्प्लेसमेंट को प्रायोरिटी दे। इट मस्ट लेजिस्लेट अ क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट फ्रेमवर्क। इट मस्ट मतलब वो दोबारा से स्टेट को कह रहा है कि उसे ये करना चाहिए, लेजिस्लेट मतलब बनाए कोई ऐसा कानून, लॉ मेकिंग करे, लॉ बनाए कि क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट फ्रेमवर्क होगा दैट गारंटीज, जो गारंटी दे रजिस्ट्रेशन की, इंटरम शेल्टर की, मतलब वक्ती तौर पर शेल्टर भी दे, एंड कोर हाउसिंग ग्रांट्स टाइड टू रिजिलियंट डिजाइंस, और कोर हाउसिंग ग्रांट्स ऐसे हाउसिंग मतलब तजावीज़ दे जो कि उन डिज़ाइंस पर मुबनी हो जो रिजिलियंट हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन हो। रिजिलियंट किसी चीज़ से भी वो ख़त्म ना हो पाए, रिजिलियंट हो, हर चीज़ मुश्किल का सामना कर पाए। कैसी मुश्किल, वो मुश्किल हो अगर सैलाब आए, फ्लड आए तो वो खड़े रहें, उनके डिज़ाइन ऐसे हों कि वो स्ट्रॉन्ग हो, घरों को तबाह ना कर सके। एंड पोर्टेबल एक्सेस टू हेल्थ, और पोर्टेबल एक्सेस जो कि मुंतकिल होती रहे एक जगह से दूसरी जगह भी उसको लेके जाया जा सके। एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन भी दे, हेल्थ भी दे और सोशल प्रोटेक्शन भी दे थ्रू BISP, ये उनकी वेबसाइट है। फॉर अपरूटेड फैमिलीज, उन फैमिलीज के लिए जो अपरूट हो गई हैं। अपरूट क्या होता है, ये दरख्त है, ये उसकी शाखें हैं और ये नीचे जड़ें हैं, जड़। तो जब जड़ को ऊपर की तरफ अप करते हैं तो वो बाहर निकल आती है, यानी अपरूट हो गई, जड़ को बाहर निकालना। तो ऐसे ख़ानदान जो अपनी जड़ों से ही बाहर आ गए हैं,
यानी एक घर उन्होंने 15 साल से बनाकर उसमें पहले 2 साल पुराना फर्नीचर रखा, फिर 5 साल मेहनत करके अच्छा सा ब्रांड न्यू फर्नीचर लेकर आए, और फिर इतनी मेहनतों के बाद सैलाब आया और वो अपनी जड़ों से ही बाहर निकल आए, यानी उनका हर चीज़ तबाह हो गई। उनके घर में जो भी था सब कुछ तबाह हो गया, वो जड़ों से ही निकल गए, उनके मकान चले गए, उनकी बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हुआ, उनके एजुकेशन सिस्टम, फैसिलिटीज़, जॉब्स, हर चीज़ ख़त्म हो गई, अपरूट हो गए, जड़ें ख़त्म हो गई। ओके, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब कैसा कानून बनाना चाहिए जो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट फ्रेमवर्क पे काम करे, रजिस्ट्रीज दे, शेल्टर्स दे, कोर हाउसिंग ग्रांट्स दे, अच्छे डिजाइन के घर दे, ये सब चीजें मुहैया करे किसको? इन फैमिलीज को, राइट। अच्छा, सेकंड, set aside and fast track rehabilitation finance including Geneva pledges with independent audits and open data so money reaches the last mile। अब इसमें आपको कुछ समझ आई, कुछ थोड़ी बहुत, कि क्या वो कहना चाह रहा है? वो कह रहा है दूसरे नंबर पे सेट असाइड, एक साइड पे रखो, असाइड साइड पे रखना, एंड फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन फाइनेंस, और जो रिहेबिलिटेशन का फाइनेंस होगा ना उसको फास्टली ट्रैक करो। ट्रैक चीज कब होती है? जब एक घर में चोरी हो जाए तो उसको फिर क्या करना शुरू कर देते हैं? ट्रैक, कि ये किस रास्ते में जा रही है। इंक्लूडिंग जेनेवा प्लेजेस, इसमें इस फाइनेंस में कौन सी शामिल हैं? जो जेनेवा में $9 बिलियन का वादा किया था, उसमें से कुछ मिला ही होगा। विद, कैसे करें अब ट्रैक? इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, ऐसे ऑडिट्स जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उस पर कोई डिपेंडेंसी ना हो, किसी के मोहताज ना हो, ओपन डाटा हो, हर किसी को शो होता हो, वेबसाइट्स पे हो डाटा कि जी 9 बिलियन मिला था, 4 बिलियन हमने फलानी हाउसिंग स्कीम बना दी, 5 बिलियन में से 2.5 मिलियन जो है वो केपी पे लगा दिया, 2.5 मिलियन जीबी पे लगा दिया, और वो चीज़ें नज़र भी आए, हाउसिंग स्कीम की पिक्स हो, ओपन डाटा वेबसाइट्स पे पड़ा हो। ये वो तजवीज़ कर रहा है, यानी कि ओहो क्या हालात हो गए मुल्क के। ये वो एडवाइस कर रहा है। एडवाइस कब की जाती है? जब इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। सो मनी रीचेज लास्ट माइल, ताकि जो पैसा है वो कहाँ तक पहुँच जाए? आखिरी हद तक पहुँच जाए, आखिरी बंदे तक पहुँच जाए, आखिरी राह तक पहुँच जाए। ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मतलब वाई राइटर हैज़ टू राइट इट, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? बिकॉज इसमें कोई खामी है। ट्रैकिंग कब होती है? जब चोरी होती है। अब चोरी, बड़ी सीधी सी लाइन लिख सकता था राइटर बी के, फास्ट ट्रैकिंग हो किस चीज़ की? जो भी करप्शन हो रही है, करप्शन ही कहते हैं ना इसको, जो प्लेजेस पे या फिर जो भी पैसा आ रहा है उसका ऑडिट इंडिपेंडेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि पैसा इधर उधर निकल रहा है। ओपन डाटा क्यों नहीं है? क्योंकि काम ही नहीं हुआ, कुछ बना ही नहीं, कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी, उसकी तस्वीर कहाँ से आएगी? वेबसाइट कहाँ से बनेगी? वहाँ पे डाटा कहाँ से आएगा? सो राइटर इज गोइंग टू एडवाइज द गवर्नमेंट और द स्टेट कि जी आपने अब जो पैसा मिलना है या फिर जो पहले पैसा मिला था उसको ऐसे इस्तेमाल करना था कि उसका ऑडिट भी होता, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसका डाटा भी ओपन होता। अगर ये दो चीजें होती तो क्या होता? सो जो पैसा था वो आखिरी हद। अच्छा जी, फोकस क्या है यहाँ पर? एडवाइस पे, तजवीज़ क्या किया जा रहा है, और उसमें पॉलिसी हमें बताई गई है। व्हाट इज हिडन? हिडन क्या है? इसका ऑपोजिट क्या है? एडवाइस कब की जाती है? जब कोई फ्लॉ होता है, और यहाँ का फ्लॉ क्या है? करप्शन। दैट स्टेट इज इनग्रेव्ड इन द करप्शन, वो उसमें डूबी हुई है, उसने उसको घेरा हुआ है। ठीक है, ओके। बाय होम, किसके जरिए, कैसे कैसे नहीं, ये राइटर का काम नहीं है। बिकॉज अगर राइटर ये सब कुछ मेंशन करना शुरू कर देगा सो दिस वुड बी द ब्लेम गेम। राइटर इसको ब्लेम कर रहा है, तो राइटर इसको ब्लेम नहीं करेगा। राइटर इज जस्ट हाईलाइटिंग सम फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ पॉलिसीज को और एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो ब्लेम गेम नहीं करनी। अच्छा जी, थर्ड, रीबिल्ड इन वेज दैट कैन विथस्टैंड क्लाइमेट रिस्क। इस तरह रीबिल्ड करो कि वो क्लाइमेट के रिस्क के साथ विथस्टैंड कर जाए, यानी कि खड़ी रहे। ऐसे ऐसे बनाए मकान कि वो उनके डिज़ाइन इस तरह के हों कि अगर तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए तो वो विथस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियन साइड पे आप देख लें तो उनके घर ऐसे बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो वो मकानों से जब बारिश और वो टकरा के सब कुछ नीचे की तरफ बह जाता है। अगर ऊपर ही रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता कच्चे मकान हो जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। तो हमें इस तरह के डिज़ाइन करने चाहिए। मल्टीपर्पज़ एलिवेटेड शेल्टर्स, इस तरह का शेल्टर हो जो मल्टीपर्पज़ हो, उस शेल्टर का एक से ज़्यादा भी काम हो। अक्रॉस राइवरन बेल्ट्स, राइवरन मतलब रिवर के साथ,
जो किनारा बेल्ट। इन्फोर्सेबल जोनिंग टू कीप कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्लेन्स, ऐसा जोन बनाया जाए जो इन्फोर्स करे इस चीज को कि फ्लड प्लेन्स की जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, राइट। इन्फोर्सेबल जोनिंग फोर्स करे ऐसी चीज को टू कीप, के वो दूर रखे कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब बंद रखे कंस्ट्रक्शन को, कहाँ पर, फ्लड प्लेन्स में, ऐसी जगह पर जहां पर सैलाब आने का खतरा हो, वो प्लेन हो लेकिन फ्लड प्लेन बन जाए, जैसे कि अभी वहां पे हुआ है पार्क व्यू सोसाइटी में। सिटी ड्रेनेज अपग्रेड्स, जो शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पे पानी जाता है उनको अपग्रेड करें। एंड एक्सेलरेटेड ग्लेशियर लेक वार्निंग, ग्लेशियर से जो लेक बनती है जब वो मेल्ट होना शुरू हो तो उसकी वार्निंग जल्दी दी जाए, अर्ली वार्निंग हो, इस चीज में तेजी दिखाई जाए, ठीक है, एक्सेलरेट किया जाए, इसको तेजी दिखाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक तो शेल्टर्स बनाए ही जाएं, लेकिन अगर ऐसी कभी मजबूरी आ जाए कि उन शेल्टर्स में जाने से या फिर हम अपने इस नुकसान को रोकना चाहते हैं, तो जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो और पानी आए नीचे की तरफ तो वार्निंग जल्दी दी जाए, देर ना की जाए, ठीक है, ऐसा सिस्टम किया जाए। एंड डाउनस्ट्रीम इवैक्यूएशन रोड्स इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में जो डाउनस्ट्रीम यानी कि जो ग्लेशियर से नीचे जितनी आबादी रहती है वहां पे इवैक्यूएशन रूट्स बनाए जाएं नॉर्थ वाली साइड पे, कि बाहर लोग वहां से बाहर आसानी से जा सके, वहां अगर कोई लोग फंस गए हैं तो उनको मसला ना हो, उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो। फाइनली, मेक कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज बनाएं, को डिजाइनर्स जिनके साथ आप को डिजाइन करें, उनमें कौन शामिल हैं, कॉलन, वुमेन, शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, जिनमें औरतें शामिल हों। शेयर क्रॉपर्स, एक क्रॉप है उसको शेयर किया गया, जमीन किसी और की है, एक बंदा है वो कह रहा है मैं इस पे फसल लगाऊंगा और जो फसल बनेगी ना वो आधी 50% जमीन वाले की होगी और 50% मेरा प्रॉफिट होगा, तो वो शेयर क्रॉपर हो गए। लेकिन वो बंदे की अपनी जमीन नहीं है तो वो मेहनत करके कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, तो वो शेयर क्रॉपर और लैंडलेस लेबर्स, ऐसे मजदूर जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, इन सब डिजाइनर्स को मिलाएं। मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ रीलोकेशन एंड लाइवलीहुड प्लान्स, वो कह रहे हैं इन सबको मिलाकर कम्युनिटी के को डिजाइनर्स बनाएं और रीलोकेशन और लाइवलीहुड जो प्लान्स होंगे उनमें इन तीन तरह के लोगों को जरूर शामिल करें, इनको सेंटर पॉइंट पे रखें, ठीक है, इनका भी काम लें, इनकी मेहनत को भी आप इस्तेमाल करें और ताकि वो भी कुछ कमाएं और अपने लिए कोई चीज बना लें, लाइक कोई आसरा बना लें, कोई मेहनत करके कुछ कमा लें, राइट। द लेटेस्ट डिवास्टेशन, जो लेटेस्ट डिवास्टेशन है वो कौन सी है, नुकसान पंजाब में हुआ है, शुड नॉट बिकम एनदर चैप्टर, ये एक और चैप्टर ना बने इन आर साइकिल ऑफ डिजास्टर, हमारी तबाही की साइकिल में ये एक और चैप्टर नहीं बनना चाहिए। रिलीफ एंड निगलेक्ट, वो साइकिल कौन सी है, कोमा, रिलीफ एंड निगलेक्ट, वक्ती तौर पर हमें निजात मिली और बाद में हमें इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि हमारे पास लाइक हमें फिर कुछ भी नहीं मिला। द स्टेट हैज प्लान्ड बिफोर, स्टेट के पास पहले भी प्लान है, इट मस्ट डिलीवर नाउ सो दैट दोज repeatedly sorry for those repeatedly uprooted by the changing climate can rebuild lives rather than wait for the next siren. State has planned before, इसका मतलब है स्टेट के पास पहले भी प्लान थे और वो प्लान की अब इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, राइटर ने एडवाइस किया है कि इट मस्ट डिलीवर, उसको डिलीवर करना चाहिए नाउ, अभी, सो दैट, ताकि जो रिपीटेडली बार बार अगेन एंड अगेन एक चीज रिपीट हो रही है, वो क्या रिपीट हो रही है कि अपरूट हो रहे हैं लोग बाय चेंजिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट के चेंज होने से, कैन रीबिल्ड लाइव्स रादर देन, वो लोग भी अपनी जिंदगियों को दोबारा से रीबिल्ड कर सके बजाय इसके कि वो अगले सायरन का इंतजार करें। नाउ व्हाट इज ओमिटेड, यहाँ पर हमने देखना है हिडन क्या है। Very cleverly writer has written it that state has planned before, स्टेट के पास पहले भी एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी। Why it's failed, वो फेल फिर कैसे हुई, ये वो बात है, शायद फर्स्ट ईयर में या 9th में एक चैप्टर पढ़ा हो जिसमें एक बच्चा चोरी करता है, एक लेडी होती है वो उसको ट्रस्ट में लेती है और कहती है कि आई नो अब तुम चोरी नहीं करोगे, ठीक है, वो उसको ट्रस्ट में लेती है, उसका एक काम है चोरी करना, लेकिन जब कोई इंसान, दूसरा इंसान एक ट्रस्ट में ले लेना कि मुझे पता है कि अब तुम चोरी नहीं करोगे, देन द पर्सन इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट फॉल्ट,
वो अपने उस फॉल्ट से, उस बुराई से रिकवर करने की कोशिश करता है. आई डोंट नो एंड वी डोंट नो दैट स्टेट हैज प्लान बिफोर और नॉट. अब स्टेट के पास पहले प्लान है था या नहीं था, लेकिन राइटर ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्टेनिटी से कहा है दैट, और ये शो किया है कि स्टेट का कोई ब्लेम नहीं हम दे रहे, गवर्नमेंट पे या स्टेट पे कोई भी ब्लेम नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रही. सर्टेनिटी है कि उसके पास प्लान था, पॉजिटिव पॉइंट बताया और एडवाइस पॉजिटिविटी से दे दी कि प्लीज अब इसको डिलीवर कर दो. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होता? ऑपोजिट ये होता दैट स्टेट के पास पहले प्लान है था, इट हैज फेल्ड, वो फेल हो चुकी है. इट हैज इग्नोर्ड द पब्लिक, उसने पब्लिक को इग्नोर कर दिया. मतलब स्टेट के पास प्लान था, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सो इट वुड बी अ ब्लेम गेम अगेन. तो राइटर ने भी स्टेट को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई आपके पास पहले भी प्लान है था, सो नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर, बजाय इसके कि अगले साइरन का इंतजार करें. ओके, सो दिस इज द एंड. अब हमें पता चला कि ये एडिटोरियल किसके बारे में था, इसमें कैसी कैसी चीजें हमने डिस्कस की, फ्लड क्राइसिस को, रिहेबिलिटेशन क्राइसिस को, और कुछ और भी बातें डिस्कस की. अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने देखना है व्हाट इज ओमिटेड, क्या चीज हिडन है, ओमिट कर दी गई है. इफ इट वॉज रिटन डायरेक्टली, अगर हम उसको डायरेक्टली लिखते तो वो कैसा होता. एंड इफेक्ट ऑफ ओमियन क्या हुआ है. ठीक है, ओमिट करने से क्या इफेक्ट है. अब हम ना अपने एडिटोरियल में कुछ कुछ चीजें लास्ट पे डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी एडिटोरियल में हमने क्लॉज वर्सेस फ्रेज को डिस्कस किया, किसी में सेंटेंस स्ट्रक्चर को दिया, तो सब चीजों को एक ही वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है. तो जो चीज जब हाईलाइट होती है उसको वहां पे डिस्कस किया जाता है. इस एडिटोरियल में ओमियन हाईलाइटेड थी, दूसरे एडिटोरियल में प्रेसी वाली चीज हाईलाइटेड थी जो लास्ट हमने किया गजा फैमिन वाला. तो इसलिए उनको साइड बाय साइड सब चीजों को लेकर चलते हैं. ओमिट क्या किया, नो नेम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टी, किसी भी गवर्नमेंट का नेम नहीं आया और ना ही किसी पार्टी का नेम आया. जैसे कि अगर वो कह सकता था द पंजाब गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर, फेल का लफ्ज भी आता, पंजाब गवर्नमेंट का भी लफ्ज आता, तो ये एक नेगेटिव चीज हो जाती. इसमें क्या होता, अगर राइटर ने इस तरह लिखता तो इसमें यह होता कि ब्लेम आ जाता दोबारा. लेकिन इसको ओमिट करने का इफेक्ट क्या हुआ है, इट कीप्स द ब्लेम यूनिवर्सल. उसने यूनिवर्सल ब्लेम रखा है कि पास्ट की गवर्नमेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, सब इसमें इन्वॉल्व है. अब दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, बट राइटर इटसेल्फ भी इससे एनालाइज होता है कि राइटर ऐसा लिख रहा है. सो राइटर की पर्सनैलिटी भी इससे हमें जाहिर होती है. सेकेंड थिंग इज, अगर मैं आपको अब सिखाना शुरू कर दूं ना कि नहीं राइटर ने ये नहीं लिखा, राइटर तो लाइक पंजाब गवर्नमेंट का सपोर्टर है और फेडरल का सपोर्टर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या इमरान खान, जरदारी, इनका सपोर्टर है या इसके अगेंस्ट है, तो आई एम एज अ एनालिस्ट, मैं बायस्ड हूँ, मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ कि मैं नून लीग की तरफ हूँ तो मैं इमरान खान उसकी फेवर कर रही हूँ, इमरान खान की तरफ हूँ तो मैं उसकी फेवर कर रही हूँ. सो आई एम नॉट बायस्ड, मैं बायस्ड नहीं होना चाहती, ना मैं हूँ. सो दैट्स वाई आई एम शोइंग यू ऑल एस्पेक्ट्स. वो सब एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक हमने चेक करना है राइटिंग कैसी है और एक देखना है राइटर की इंटेंशंस क्या है. सो यू एज अ रीडर शुड बी वेरी केयरफुल while reading any piece of article, any piece of writing, कि राइटिंग की ब्यूटी क्या है. ये सब राइटिंग की ब्यूटी है कि उसने ब्लेम नहीं किया, लेकिन एज अ राइटर उसने ये नहीं लिखा. दैट मीन्स राइटर डोंट वांट टू कम फोरफ्रंट, और यही अच्छे राइटर्स होते हैं. लाइक अगर आप भी पेपर में फोरफ्रंट पे आगे ब्लेम गेम शुरू कर दोगे तो आपकी मतलब आई डोंट थिंक कि आपको वो क्लियर करेंगे. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी इनटू द शॉर्ट, हम अपना आर्टिकल, अपने एपिसोड कंप्लीट करते हैं कि जब उसने ये नाम नहीं लिया इसका इफेक्ट क्या हुआ, राइटिंग कैसे ब्यूटीफुल हुई कि ब्लेम यूनिवर्सल हो गया, पास्ट प्रेजेंट पे सब कुछ आ गया. नो वर्ड ऑफ करप्शन. अब करप्शन का लफ्ज नेगेटिव है, अगेन करप्शन का लफ्ज आता तो वो भी एक प्रोफेशनल राइटिंग ना बनती. फंड्स वर स्टोलन बाय करप्ट ऑफिशियल्स, अगर वो ऊपर वाली स्टेटमेंट की जगह ये लिख देता कि फंड स्टोलन हो रहे हैं या करप्ट हो रहा है, ऑफिशियल्स करप्ट है, नो, उसने ऐसी कोई बात नहीं की. क्यों? क्योंकि वो अपनी टोन को प्रोफेशनल रखना चाह रहा है और पॉलिसी पे फोकस करना चाह रहा है और एडवाइस देना चाह रहा है. इसके साथ नो डोनर क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह का डोनर क्रिटिसिज्म नहीं किया कि डोनर डिड नॉट रिलीज फंड्स, IMF कंट्रोल्स एड, कि डोनर ने वादा किया था लेकिन उसने दिए नहीं, डोनर ने सिर्फ वादा किया था, उसने इस चीज को सबको हिडन रखा. उसके बाद नो डायरेक्ट अटैक ऑन इंडिविजुअल, उसने पीछे भी लिखा ऑफिशियल्स रिपोर्ट, ठीक है, राइट मॉनिटर सेड दैट, उसने मिनिस्टर्स का नाम नहीं लिया कि मिनिस्टर ने निग्लेक्ट कर दिया है उनके डिस्प्लेसमेंट को, मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट किया है, ये वो, उसने कुछ भी नहीं किया. बिकॉज
इससे क्या होता है कि वो पर्सनली किसी बात को हिट कर रहा है, उसका पर्सनली किसी मिनिस्टर के साथ मसला चल रहा है तो वो उसका नाम ले रहा है. सो रीडर्स फोकस ऑन सिस्टम फेलियर. अगर उसने मिनिस्टर वगैरह का नाम नहीं लिखा और जस्ट लिखा है स्टेट या द रिस्पॉन्स विल बी, इस तरह लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम सिस्टम को देख रहे हैं एज अ होल, हम किसी एक पर्सनैलिटी पे नहीं देख रहे. नो सोशल इकोनॉमिक रूट्स, लैंड माफिया गवर्नेंस कल्चर, फ्लड डिजास्टर्स रूटीन बिकॉज लैंड माफिया ग्रैब द फ्लड प्लेन्स. ओके, वो कह रहे हैं उसने यहाँ पे इस तरह कुछ भी नहीं किया, लाइक किसी एक सोसाइटी को मेंशन नहीं किया कि फ्लड प्लेन्स कैसे बने, ये फोकस ही नहीं था. कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कीप्स द पीस टाइट ऑन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, राइट. मतलब ये है सॉल्यूशन और ये है प्रॉब्लम. तो उसने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया कि ये ऐसे हुआ ये वैसे हो, उसने सॉल्यूशन पे आया कि भाई ये पॉलिसी अभी निग्लेक्ट हो रही है, इसको ठीक करें. नो डायरेक्ट वॉइसेस ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम्स की वॉइसेस को मेंशन नहीं किया. अगेन के पिक्टोरियल व्यू नहीं बताया, बस बताया 3 लाख लोग सफर कर रहे हैं और 3 लाख में बच्चे बूढ़े हर चीज़ें, उनको किस तरह के मसाइल आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बताने बैठते या फिर देखते उनके बारे में बताते. जैसे कि अगर कोई किसान है वो कहता है वी लॉस्ट एवरीथिंग एंड गवर्नमेंट इग्नोर्ड अस, ये चीज़ें लिखना शुरू करते, तो एडिटोरियल का जो मकसद होता, जो स्टाइल होता, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाता. तो अगर वो इन चीज़ों को बयान करने लग जाता तो इसका मतलब होता कि हम राइटर ज़्यादा पब्लिक की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा है, एडवाइस कोई नहीं दे रहा. राइटर का मकसद इनको सिर्फ पोर्ट्रे करना है, मतलब इनकी तस्वीर बनाना है, ना कि कुछ न्यू चीज़ बताना, कोई नई एडवाइस देना, कुछ इनोवेट करना, ऐसा कोई भी मकसद नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज राइटिंग, टुडेज एडिटोरियल, जिसमें हमने एक करंट इशू को हाईलाइट किया, डिस्कस किया. I like you all to listen and then read the article all alone. सिर्फ अपने तौर पे इसको एडिटोरियल को पढ़ें और देखें कि आपको कितनी समझ आई, आप किस हद तक सोचते हैं, आपको कितनी बातें याद हैं. तो इससे आप फिर इंडिविजुअली, अब इस राइटिंग में हमने ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया. वाई? बिकॉज वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द एनालिसिस कि राइटिंग कैसी थी, राइटिंग कैसे लिखनी है. सो थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.